हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारे लेक्चर में आज हम लोग फिर से मिले हैं और हमारा ये सेकंड लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ठीक है, तो पहला लेक्चर जो था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का उसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया था। हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने पहली चीज जो पढ़ी थी उसका नाम था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है ना, तो चार्जेस की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इस टाइप की चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कूलम्स लॉ। नहीं सर, आपने तो बोला था फोर्स बिटवीन चार्जेस पढ़ने। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज के डेट में? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फोर्स बिटवीन चार्ज। ठीक है, फोर्स बिटवीन चार्जेस में हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? अच्छा, चार्जेस जो होते हैं उनके बीच में जो फोर्स होता है उसको स्टडी करने वाला जो आदमी था, उसको डिस्कवर करने वाला आदमी था, उसका नाम था कूलम। इसलिए फोर्स बिटवीन चार्जेस जो हम पढ़ते हैं उसको किस नाम से पढ़ते हैं हम लोग? कूलम्स लॉ नाम से पढ़ते हैं। ठीक है, तो कूलम्स लॉ कुछ नहीं है, कूलम्स लॉ एक लॉ है। अच्छा, फिजिक्स में जब भी हम लोग कोई चीज पढ़ते हैं ना तो आपने देखा होगा लॉ लिखा रहता है। लॉ थोड़ा सा ऐसा लगता है ना, थोड़ा कानून टाइप का, क्या है ये? तो न्यूटन्स लॉ, ग्रेविटेशन लॉ, कूलम्स लॉ, इस टाइप की चीजें रहती है। लॉ क्यों लिखा रहता है बता रहा हूँ, लॉ इसलिए लिखा रहता है क्योंकि ये एक कानून है, ये एक सिद्धांत है जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। मतलब तुम मानो चाहे ना मानो, कूलम्स लॉ एग्जिस्ट करता है। मतलब अगर चार्ज पार्टिकल्स होंगे तो उनके बीच में ऐसा ऐसा फोर्स होगा, तुम मानो चाहे नहीं मानो। ठीक है, ऐसे ग्रेविटेशनल लॉ है, उसका मतलब क्या है कि भाई मासेस के बीच में ये फोर्स एग्जिस्ट करता है तो करता है। यू कैन नॉट चेंज इट, यू कैन नॉट ऑल्टर इट। ठीक है, तो वो बिल्कुल एकदम फिक्स लाइन हो जाती है, इससे पत्थर की लकीर हो जाती है, भाई ये है तो है। ठीक है, तो वैसे ही फोर्स बिटवीन चार्जेस जो है उनको पढ़ने वाला, उनको सीखने वाला, उनको सिखाने वाला आदमी कौन है? कूलम। उसने जो लॉ दिया उसका नाम हो गया कूलम। ठीक है, बड़ा सिंपल सा लॉ है, जैसा ग्रेविटेशन लॉ था ना वैसा ही कुछ कुछ ये। ठीक है, तो अगर हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल है, मैं लॉ बता रहा हूँ, बहुत सिंपल सा है, बहुत सीधी चीज है। अगर हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल है तो ये है हमारा पहला चार्ज पार्टिकल और ये है हमारा दूसरा चार्ज पार्टिकल। ठीक है ना, तो एक चार्ज पार्टिकल बड़ा और एक पार्टिकल छोटा हो सकता है क्या? हो सकता है, लेकिन फिर कूलम्स लॉ वैलिड नहीं होता है। बहुत पहले ही, बहुत सिंपली, सबसे पहले ही मैं तुम लोग को ये चीज बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहला स्टेटमेंट ही मैंने क्या बोल दिया तुम्हें कि चार्ज पार्टिकल्स के लिए ये लॉ होता है। तो कूलम्स लॉ इज ओनली फॉर चार्ज पार्टिकल्स। अगर कोई कल को तुम्हें ये बोले कि मैं तो इसको अलग अलग बॉडीज के लिए लगा सकता हूँ कि एक रॉड होगी और एक बॉल होगी तो मैं लगा दूंगा, एक टेढ़ा आड़ा मटेरियल होगा और एक लेट से क्वेश्चन मार्क होगा, कुछ भी यहाँ पर अगर हम लिखते हैं, तो क्या हम इनके बीच में कूलम्स लॉ लगा सकते हैं? तो हम बिल्कुल नहीं लगा सकते। कूलम्स लॉ इज ओनली फॉर चार्ज पार्टिकल, पहले ही क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर, टाइम फॉर कंसेप्ट्स। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कि क्या कंसेप्ट है कूलम्स लॉ का। तो मैंने बोला कि अगर तुम्हारे पास दो चार्ज पार्टिकल्स है, ये एक पार्टिकल हो गया मेरा लाल कलर का, थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ सर, ये पार्टिकल थोड़ी बचे तो बॉल हो गई, थोड़ा बड़ा बनाया ताकि दिखे, तो नहीं तो डॉट बनाना चाहिए। ठीक है, तो ये एक चार्ज पार्टिकल है और ये एक दूसरा चार्ज पार्टिकल है। हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल है, एक है Q1 और एक है Q2। अच्छा, बहुत सारे फिजिक्स टीचर क्या होते हैं Q1 Q2 बोल के आगे बढ़ जाते हैं, बच्चों को पता ही नहीं होता है Q1 Q2 क्या लिख दिया। तो भाई मैं ये बोल रहा हूँ, एक चार्ज पार्टिकल है Q1, इसका मतलब उसका नाम Q1 है क्या? नहीं, उसका नाम Q1 U1 नहीं है। एक चार्ज पार्टिकल Q1 है, उसका मतलब उसके ऊपर चार्ज Q1 है, उसके ऊपर चार्ज Q1 है। मतलब जैसे बोलते हैं ना, लेट द चार्ज बी X, तो वैसे ही हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, हमेशा चार्ज को Q से डिनोट करने का मन होता है, इसलिए यहाँ पर अपन ने Q1 Q2 कर। तो चार्ज ऑन द फर्स्ट पार्टिकल इज Q1 एंड चार्ज ऑन द सेकंड पार्टिकल इज Q2। ठीक है ना, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं क्या? नहीं 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 नहीं, चार्ज क्या होता है पता है ना तुम लोग को कि चार्ज क्या होता है? जैसे एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना, माइनस में। तो ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज हो गया। अगर किसी के पास 10 इलेक्ट्रॉन होंगे एक्स्ट्रा तो उसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा? 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम माइनस में, ये उस बॉडी का चार्ज हो गया। वैसे ही इस बॉडी का, यानी कि इस पार्टिकल का चार्ज कितना है? Q1, और दूसरे पार्टिकल का चार्ज कितना है? Q2। आगे बात समझ में? अच्छा, अब इन दोनों चार्ज पार्टिकल को मैंने बोला कि r डिस्टेंस दूर रख दिया है। मैंने एक दूसरे से कितने दूरी पर रख दिया? इन दोनों को r डिस्टेंस दूरी पर रख दिया। अगर मैंने दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से r डिस्टेंस दूरी पर रख दिए तो the force between these particles is directly proportional to, सुनते जाना, is directly proportional to product of the magnitude of their charges। क्या बोला मैंने कि अगर एक के ऊपर चार्ज Q1 है, दूसरे के ऊपर चार्ज Q2 है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन कर लो, प्रोडक्ट कर लो, तो Q1 इंटू Q2 हो गया।
the force will be proportional to this multiplication, the force will be proportional to this q1 into q2, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कूलम्स लॉ का क्या है, the force between these charged particles will be inversely proportional to the square of the distance between them, यानी कि अगर उनके बीच का डिस्टेंस r है तो फोर्स विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब 1 अपॉन कर दिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच का डिस्टेंस r है तो r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ये दो सिंपल से कूलम्स ने हमें चीजें बताई, उन्होंने बोला कि q1 q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंड r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ तक बढ़िया है। मैं एक बहुत अच्छी चीज बताऊंगा, थोड़ी देर बाद बताऊंगा, लेकिन अभी तुम लोग पढ़ते जाओ, फिर मैं बोलूंगा लो तुम्हें पता ही नहीं था ये बात। बहुत सिंपल चीज बताऊंगा, तुम कहोगे अरे हाँ यार ये तो सोचा ही नहीं, ठीक है। तो इन दोनों एक्सप्रेशन से हमें ये पता लगा, यानी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 q2 ऊपर और r स्क्वायर नीचे। ये बिल्कुल वैसा है जैसा ग्रेविटेशनल फोर्स था कि फोर्स बिटवीन टू मासेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस m1 into m2, है ना, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता था। फिर हम बोलते थे फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 by r स्क्वायर, यहाँ है फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू q1 q2 by r स्क्वायर, ठीक है। अब फिजिक्स में भाई ज्यादा डेरिवेशन वेरिएशन तो लोगों को समझ में आते नहीं थे फिजिक्स वाले लोगों को, तो वो क्या करते थे, प्रोपोर्शनैलिटी बताते थे और बोलते थे देयर विल बी अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, देयर विल बी अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है कि प्रोपोर्शनल साइन हटा के अगर इक्वल टू लगाने का मन है, प्रोपोर्शनल साइन हटा के अगर इक्वल टू लगाने का मन है तो एक कांस्टेंट लगेगा, और यहाँ पर कूलम्स कांस्टेंट लगता है, और कूलम्स कांस्टेंट को हम स्मॉल के से डिनोट करते हैं। तो कूलम्स कांस्टेंट क्या हो गया, स्मॉल के, तो प्रोपोर्शनली साइन हटा के इक्वल लगाया तो स्मॉल के लिखोगे, और बाकी एक्सप्रेशन वैसा का वैसा q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। सो दिस इज द फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स, फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर तुम्हारे पास दो चार्ज पार्टिकल हैं तो वो एक दूसरे को फोर्स लगाएंगे। कितना फोर्स लगाएंगे, k q1 q2 by r square, where q1 is पहले वाले का चार्ज, q2 is दूसरे वाले का चार्ज, r is the distance between them, और k is proportionality constant जिसको बोलते हैं कूलम्स कांस्टेंट। तो यहाँ लिख तो दें कि स्मॉल k is equal to कूलम्स कांस्टेंट। आ गई बात समझ में, ठीक है। अब बिफोर गोइंग अहेड, इस डायरेक्शन में आगे बढ़ने से पहले कि k का मतलब क्या है, क्या वैल्यू है, जैसे जब तुमने कैपिटल G की वैल्यू पढ़ी थी, जब कैपिटल G के बारे में पढ़ा था, जब फोर्स ग्रेविटेशन वाला सुना था, तो कैपिटल G की एक वैल्यू बताई गई थी। उस डायरेक्शन में आगे बढ़ने से पहले मैं वापस आ रहा हूँ, वापस अपन आते हैं यहाँ पर जहाँ q1 q2 लिखा हुआ है, अपन का डायग्राम बना हुआ है, और फिर मेरा एक क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये है मेरा कि फोर्स जो होता है ना वो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी नहीं होता है। वेक्टर और स्केलर में डिफरेंस पता है ना, स्केलर क्वांटिटी वो जिनका कोई डायरेक्शन नहीं होता, डायरेक्शन का मतलब ही नहीं निकल सकता। जैसे मैंने बोला टेम्परेचर, टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी है, उसके मैंने बोला मेरे हाथ का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, किस डायरेक्शन में 37 है, कोई डायरेक्शन वायरेक्शन में 37 नहीं है, 37 है ना। फोर्स जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, मतलब वो बिना डायरेक्शन के डिफाइन नहीं हो सकता। यानी कि अगर हम q1 q2 के बीच का फोर्स की बात कर रहे हैं तो इनने एक दूसरे पे अगर फोर्स लगाया तो किसी डायरेक्शन में लगाया होगा, अब वो किस डायरेक्शन में लगाया होगा उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो वापस आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं तुम्हें क्या पढ़ाने वाला हूँ, q1 q2 एक दूसरे पे किस तरफ फोर्स लगाएंगे, ये डिपेंड करता है कि q1 q2 किस टाइप के चार्जेस हैं। मतलब अगर q1 चार्ज जो है वो पॉजिटिव है और q2 चार्ज जो है वो भी पॉजिटिव है, तो ऐसे केस में क्या होता है, तुम्हें पता है कि ऐसे केस में ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव हैं तो ऐसे केस में क्या होता है, रिपल्शन होता है। मैं इतना सारा नहीं लिख रहा, मैं सिंपल जल्दी जल्दी लिखते जाता हूँ, ठीक है, छोटे छोटे में, नहीं तो पूरा लिखना पड़ेगा बार बार। तो प्लस और प्लस, अगर q1 q2 दोनों प्लस हुए तो क्या होगा, रिपल्शन, ठीक है, r से रिपल्शन। अगर एक प्लस हुआ एक माइनस हुआ, यानी कि q1 प्लस हुआ और q2 माइनस हुआ, ऐसे केस में अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो अट्रैक्शन होगा। अगर पहला वाला माइनस हुआ और दूसरा भी माइनस हुआ, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो रिपल्शन होगा। और पहला माइनस होता और दूसरा प्लस में होता तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो अट्रैक्शन, ठीक है। तो अट्रैक्शन मतलब एक दूसरे को खींचेंगे एक दूसरे की तरफ, और रिपल्शन मतलब एक दूसरे को धक्का लगाएंगे दूर की तरफ। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हम यहाँ पर कुछ फोर्स का डायरेक्शन बना सकते हैं, एक अजम्पशन लेके, एक केस लेके।
तो मैंने बोला मान लो Q1 Q2 आर लाइक चार्जेस। लाइक मतलब दोनों चार्जेस कैसे हैं, एक तरीके के, दोनों नेगेटिव है या दोनों पॉजिटिव है। तो ऐसे केस में फोर्स कहां लगेगा, तुम बोल सकते हो कि Q1 ने Q2 को दूर धक्का लगाया होगा। ये दूर दूर बनाया मैंने, सही बनाया, बिल्कुल एकदम डायग्राम को देख के सोचो, क्या मैं सही बना रहा हूं? मैंने Q1 से Q2 को दूर की तरफ धक्का लगाया है, क्या ये दूर है? क्या ये दूर है? नहीं। तो दूर किस तरफ होगा? तुम बोलोगे सर दूर इस तरफ होगा, अभी भी थोड़ा सा गलत है। तो कैसे डिसाइड करेंगे? तो इसको डिसाइड करने के लिए क्या करते हैं कि एग्जैक्टली बिल्कुल सही सही डायग्राम बने, इसके लिए क्या करते हैं, हम एक लाइन खींचते हैं, इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली एक लाइन खींचते हैं। देखना बन गई। अब इसी को एक्सटेंड कर दो आगे और बोल दो कि इसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इसी को एक्सटेंड कर दो आगे और बोल दो इसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अगर ये दोनों अपोजिट चार्जेस होते तो फिर फोर्स किस डायरेक्शन में होता? तो मैं बोलूंगा कि Q2 पे फोर्स इधर लगा होता और Q1 पे फोर्स इस तरफ लगा होता। तो अब ये वाला मैंने बना लिया, तो यही मान के चल लेते हैं। तो मान लेते हैं कि Q1 Q2 आर अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस। तो Q1 Q2 आर अनलाइक चार्जेस मतलब या तो ये वाला केस है या ये वाला केस है। तो इफ Q1 Q2 आर अनलाइक चार्जेस, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्शन किस तरफ होता है? देखो जो मैंने तुम्हें समझाया सिंपल सा, लोग वही बोलते हैं लिख के दे दो तो नंबर दे देंगे। तो मैंने क्या बोला, मैंने इन दोनों को ज्वाइन करा एक लाइन से। क्यों करा? समझ नहीं आ रहा था ना कि किस डायरेक्शन में मैं फोर्स बनाऊं, तो मैंने क्या करा, मैंने ज्वाइन करा। तो अपन क्या बोलते हैं, देखो प्रॉपर्टी हो गई, ये कूलम्स लॉ की प्रॉपर्टी हो गई। ये कूलम्स फोर्स की क्या हो गई प्रॉपर्टी, कि द फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। बहुत सिंपल चीज बताई मैंने, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस is along the line joining the two charges। तो हमने उनको ज्वाइन किया था, लाइन खींच ली थी, बस सिंपल सा। The force between two charge particles is along the line joining the two charges। तो ये हमारा एक हो गया प्रॉपर्टी। अच्छा, ये जो फोर्स जो एरो से मैंने दिखाया, ये जो फोर्स जो एरो से मैंने दिखाया, इसी फोर्स का मैग्नीट्यूड एफ है। सर डायरेक्शन तो बना दी ना, डायरेक्शन तो मैंने बना के बता दी। हाँ, तो डायरेक्शन बना के बता दी और इसका मैग्नीट्यूड एफ। सर Q1 बड़ा होगा तो ज्यादा फोर्स लगाएगा Q2 को, कि Q2 ज्यादा लगाएगा Q1 को? दोनों बराबर फोर्स लगेंगे। तो मैंने बोला फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल इज प्रोडक्ट ऑफ Q1 into Q2। तो Q1 बड़ा होगा तो क्या बड़ा चार्ज छोटे चार्ज को बड़ा ज्यादा फोर्स से खींचेगा? नहीं। अगर दो चार्जेस हैं तो दोनों एक दूसरे को बराबर फोर्स से खींचेंगे। ये किसने बताया था पता है? ये बताया था न्यूटन ने। न्यूटन ने बोला था कि अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी को एफ फोर्स लगाती है तो दूसरी बॉडी भी पहले बॉडी को एफ फोर्स ही लगाएगी इन दी अपोजिट डायरेक्शन। देखो यहां पर हो रहा है। तो Q1 ने Q2 को एफ फोर्स लगाया टुवर्ड्स, मेरे हिसाब से लेफ्ट, तुम्हारे हिसाब से भी लेफ्ट होगा ऑब्वियसली। तो Q2 ने Q1 को किस तरफ फोर्स लगाया? टुवर्ड्स राइट, हो गया अपोजिट डायरेक्शन। और कितना लगाया? एफ। तो सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया। ये न्यूटन का तीसरा लॉ ना। चलो बहुत बढ़िया। तो ये फोर्स F जो है, इसका हमें मैग्नीट्यूड पता लग गया कितना है। उस फोर्स का मैग्नीट्यूड ये है। सर आप बार बार ऐसे मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड क्यों बोल रहे हो? मैं इसलिए मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत बेसिक, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बोलता हूँ, लिखते जाना, ठीक है? बहुत बेसिक गलती बहुत दिन तक बच्चे करते रहते हैं, मैंने देखा है, आखिरी टाइम तक करते रहते हैं। वो गलती क्या है? तुम्हें पता होना चाहिए कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता। वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो अब देखना, एक चीज देखना, मैंने बोला Q1 एक पॉजिटिव चार्ज है, हाँ, Q2 एक नेगेटिव चार्ज है, हाँ। तो अगर तुम यहां पर पॉजिटिव डाल दोगे और यहां पर एक नेगेटिव क्वांटिटी डाल दोगे और ये भी पॉजिटिव हुआ और ये भी पॉजिटिव हुआ, तो आंसर कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा आंसर। लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता। कहने का मतलब कि Q1 Q2 की जब अपन वैल्यूज डालेंगे, सुनना, Q1 Q2 की जब हम वैल्यूज डालेंगे, थोड़ा सा सफाई कर ले वापस, हाँ। तो Q1 Q2 की जब तुम वैल्यूज डालोगे तो बहुत अच्छी तरीके से याद रखना कि Q1 एंड Q2 आर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द पार्टिकल्स। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द पार्टिकल्स मतलब विदाउट साइन। मैग्नीट्यूड मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि यूज विदाउट साइन। या रुक जाओ, ऐसे नहीं लिखते, रुक जाओ, क्यों क्यों नहीं लिख रहे सर? ऐसा कुछ गलत है क्या? आपने गलत पढ़ा दिया। हाँ, मैंने गलत बता दिया, बिल्कुल गलत बता दिया मैंने। पता है क्या गलत बता दिया? चार्ज तो स्केलर होता है, उसकी क्वांटिटी नेगेटिव हो सकती है, उसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो सकता है। स्केलर क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो सकता है,
तो अगर तुम ऐसे लिख लोगे तो तुम कल को बोलोगे देखो सर ने बताया स्केलर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है। नहीं, मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ तुम्हें, सिंपल सी बात, कि इस फॉर्मूले में यूज Q1 एंड Q2 विथ पॉजिटिव साइन ओनली। मैं सिंपल सी चीज ये बोल रहा हूं कि इस फॉर्मूले में जब वैल्यू घुसाओ तो सिर्फ पॉजिटिव साइंस यूज करना और नेगेटिव साइन यूज मत करना। ठीक है, तो यहां से तुम्हें जब पॉजिटिव वैल्यूज डालोगे Q1 Q2 की, तो पॉजिटिव F आंसर आ जाएगा। F विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन दीज टू पार्टिकल्स, और F का डायरेक्शन क्या है वो तुम्हें बहुत इजीली इस टेबल से समझ में आ ही गया होगा। सही बात है, इस टेबल से समझ में आ ही गया होगा तुम्हें कि फोर्स का डायरेक्शन क्या है। तो डायरेक्शन क्लियर, मैग्नीट्यूड क्लियर, वेक्टर क्लियर, वेक्टर क्लियर, काम। सही बात है, ठीक है। तो मैंने तुम्हें यहां पर बता दिया, एक तो पहली प्रॉपर्टी कूलम्स फोर्स की, द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, ये वाली यही पहली प्रॉपर्टी है जो ऊपर लिखा है ना, यही पहली प्रॉपर्टी है, द फोर्स प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोली, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तीसरी प्रॉपर्टी क्या बता दी मैंने, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्जेस, सॉरी, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये तीसरी प्रॉपर्टी बता दी। चौथी प्रॉपर्टी क्या बता दी मैंने, यहीं पर बातों ही बातों में मैंने बोल दिया, द फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। या तो वो रिपल्शन होगा या अट्रैक्शन होगा, लेकिन डायरेक्शन मैंने बहुत सिंपली बता दी, लाइन बनाना, दोनों को ज्वाइन करना, या तो उसकी तरफ होगा अलोंग द लाइन या अपोजिट। बस ये 4-5 प्रॉपर्टीज मैंने बता दी। अब आते हैं हम लोग वो जो के लिख के हमने छोड़ा था, कूलम्स कांस्टेंट, वो क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग इस जगह पर आ गए वापस कि ये के इक्वल टू कूलम्स कांस्टेंट जो मैंने लिख के छोड़ा था, इसको आगे पढ़ते। ठीक है, तो भाई के की एक वैल्यू होती है, के की एक वैल्यू होती है। जैसे जी की वैल्यू होती थी, कितनी होती है, 6.67 × 10⁻11 ऐसा कुछ। के की भी एक वैल्यू, के की वैल्यू कितनी होती है, के की वैल्यू होती है, देखा बहुत इतना 8 पॉइंट आउट ऑफ पॉइंट, इतने सारे पॉइंट पॉइंट लगा के नहीं, सिंपल सा बताता हूँ, बहुत सिंपल सी वैल्यू होती है, 9 × 10⁻9। अच्छा, यूनिट, यूनिट क्या होगी सर, यूनिट तो बड़ी टफ सी लग रही है मुझे, अपन अपन निकालेंगे, हम निकालेंगे यूनिट यहाँ पे। ठीक है, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी, और यहाँ पर हम लोग यूनिट लिखेंगे, हम थोड़ी देर बाद हटा के यहाँ पर असली यूनिट लिख देंगे, अभी यूनिट लिख देते हैं। ठीक है, तो के की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9, लेकिन बड़े पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ इसको लेना। पिंच ऑफ सॉल्ट मतलब क्या होता है, मतलब बहुत सोच समझ के वैल्यू यूज करना। ठीक है, क्यों, क्योंकि दिस वैल्यू इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन द चार्जेस आर इन वैक्यूम, या फिर एयर के लिए भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो दिस वैल्यू इज ओनली एप्लीकेबल इफ द चार्जेस आर प्लेस्ड इन वैक्यूम, मतलब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये दोनों चार्जेस किस मीडियम में रखे गए। ऐसे ही होता था ग्रेविटेशन में भी, है ना, ग्रेविटेशन में भी ऐसे होता था, पानी में रखे होते तो अलग अलग फोर्स आता था, और अगर पानी से बाहर निकाल लेते थे तो फोर्स बदल जाता था, ऐसा कुछ। ग्रेविटेशन में नहीं होता था, ग्रेविटेशन में जब हम लोग कैपिटल जी यूज करते थे तो इट वाज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल, कहीं भी ले जाओ, किसी भी पानी में, हवा में, तेल में, कहीं भी, हर जगह सेम वैल्यू रहती है। दिस के हैज अ फिक्स्ड वैल्यू 9 × 10⁻9 इन वैक्यूम ओनली। अगर तुम्हारा मीडियम चेंज हुआ, मतलब तुमने अगर इनको पानी में डुबा दिया, या अगर तुमने तेल में डुबा दिया, या कहीं और डुबा दिया, या तुमने कुछ और इनके बीच में रख दिया, तो इनके बीच का फोर्स की वैल्यू बदल जाएगी। ठीक है, तो फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द मीडियम बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स। इसका मतलब ये हो गई अपन की एक और प्रॉपर्टी। तो मैं तुम्हें प्रॉपर्टी बता दी जल्दी। तो के की वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁻9। अब एक गलती होती है, बच्चों से गलती होती है, तो मैं सालों से पढ़ा रहा हूँ, मुझे 7-8 साल हो गए पढ़ाते हुए, इसलिए मैं एक सजेशन तुम्हें दे रहा हूँ, और मैंने इस तरीके से भी पढ़ा के देखा, बहुत हिट एंड ट्राई करके देखे। इसको के नॉट लिखो, मतलब जब वैक्यूम वाली वैल्यू लिखो तो हमेशा नॉट लगा दो। के में कभी कोई भी बुक नॉट नहीं लगाती, मैं लगवा रहा हूं। ठीक है, तो के इज कूलम्स कांस्टेंट, के इज कूलम्स कांस्टेंट। तो के की वैल्यू कितनी है नहीं पता, के की कोई वैल्यू नहीं। क्यों, क्योंकि के की वैल्यू जो के है मेरा कूलम्स कांस्टेंट है, जो यहाँ पर के डला हुआ है, ये जो के है ना, ये वाला, ये वाला के, ये वाला जो के, ये वाला, ये वाला जो के है ना, इसकी वैल्यू तो डिपेंड करती है, इसकी वैल्यू तो डिपेंड करती है कि अपन किस मीडियम में, मतलब चार्जेस किस मीडियम में। लेकिन के नॉट की एक फिक्स वैल्यू कर दी अपन ने 9 × 10⁻9, एंड के नॉट के की जगह तभी आ सकता है जब हम वैक्यूम में। आगे बात समझ सर, बाकी टाइम पे क्या आएगा मैं बताऊंगा क्या है। ठीक है, अच्छा, तो बाकी टाइम पे क्या आएगा मैं वो भी लिख के बताता हूँ।
के की जो वैल्यू है दैट इज के नॉट डिवाइडेड बाय कैपिटल। अरे यार सर, ये कितने सारे के होते हैं भाई। दुनिया वाले जब यही यूज कर रहे हैं तो मेरी मजबूरी है कि मुझे भी यही यूज करना पड़े, नहीं तो मैं तो कुछ और यूज करता। मैं थोड़ी के स्मॉल के कैपिटल के ऐसे ऐसे बनाता रहता ना, मजबूरी है। तो स्मॉल के साफ साफ स्मॉल के ही लिखते हैं, इसीलिए जब भी मैंने यहाँ पर लिखा ना, इतना अच्छा के मैंने जिंदगी में नहीं बनाया होगा जितना अच्छा यहाँ पर बनाया है ये वाले पे, लेकिन बनाना पड़ा क्यों, ताकि हम कैपिटल के अलग से बना पाए। ठीक है, तो स्मॉल के की वैल्यू कितनी है, के नॉट अपॉन के नॉट क्या है ये, मतलब कूलम्स कांस्टेंट इन वैक्यूम। के नॉट क्या है, कूलम्स कांस्टेंट इन वैक्यूम। एंड ये के क्या है, इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम। कैपिटल के क्या है, ये एक नंबर है विच डिपेंड्स ऑन द मीडियम। तो मैं इसको नाम दे रहा हूं, इसको कहा जाता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको कहा जाता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो दिस इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। दिस इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। अभी बात समझ में, ठीक है। तो के नॉट की वैल्यू हो गई 9 × 10⁹, कैपिटल के क्या हो गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जैसे एग्जांपल बताता हूं तो मैं अच्छा लगने लगेगा थोड़ा सा। जैसे पानी के लिए कैपिटल के की वैल्यू 81 होती है, बता दिया। पानी के लिए कैपिटल के की वैल्यू 81 होती है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब सिंपल सा ये हो गया कि अगर तुम्हें पानी के लिए स्मॉल के की वैल्यू निकालना है, जो स्मॉल के की वैल्यू की जरूरत क्यों है, क्योंकि वो कूलम्स लॉ में डलेगी। कौन सा कूलम्स लॉ है भाई, ये कूलम्स लॉ है, ये कूलम्स लॉ है। तो कूलम्स लॉ में जब स्मॉल के की वैल्यू डालना है तो के नॉट बाय के है, और के नॉट यानी कि स्मॉल के नॉट क्या है, कूलम्स कांस्टेंट ऑफ वैक्यूम, वो कितना है 9 × 10⁹। कैपिटल के की वैल्यू मैंने अभी बता दी, वो डाल दोगे तो आंसर आ जाएगा। मतलब के की वैल्यू आ गई, वो यूज कर लेंगे फिर, है ना। तो कैपिटल के डिपेंड्स ऑन द मीडियम। कैपिटल के का मतलब क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। ठीक है, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा और तिरछी चीजें आएंगी, लेकिन ठीक है। अभी हम लोग पहले बेसिक एक चीज हम समझते हैं, ये यूनिट क्या है। ठीक है, ये यूनिट अगर समझ लेंगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, कुछ नई चीज पढ़ ली हमने, समझ भी ली। ठीक है, तो यूनिट की बात करते हैं। तो ये यूनिट क्या होगी, चलो कोई है इतना दिमाग वाला जो बता दे कि ये यूनिट क्या होगी, कैसे यूनिट निकालते हैं किसी भी चीज की, कैसे किसी भी चीज की यूनिट निकालते हैं। तो किसी भी चीज की अगर तुम्हें यूनिट निकालने का मन है ना, तो उसको एक तरफ रखा करो, जिस भी फॉर्मूले में तुम्हें पता है वो आता है, उसको एक तरफ रखो और बाकी सबको दूसरी तरफ भेज दो। तो जैसे मुझे ये वाला फॉर्मूला अभी एक ही पता है यहाँ पर, तो F इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। तो अगर मैं स्मॉल के की वैल्यू निकालूं तो आंसर आएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन क्यू वन क्यू टू। देखो बहुत सिंपल सा है, आर को उधर लेके गया ऊपर और क्यू वन क्यू टू को उधर लेके आ गया नीचे, तो स्मॉल के की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब एफ की यूनिट क्या है देखना, मैं लिखूं फोर्स। फोर्स की यूनिट सबको पता है भाई दुनिया में क्या होती है, तो मम्मी पापा को भी पता होगी, इवन अगर वो बायो साइंस बायो नहीं कॉमर्स बैकग्राउंड के भी होंगे तो फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन। आर इज डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया, सही बात है। Q1 क्या है, चार्ज की क्वांटिटी। Q2 क्या है, चार्ज की क्वांटिटी। तो चार्ज मतलब किसमें नापते हैं, पिछले मीट क्लास में बताया था, चार्ज नापते हैं कूलम्स में। तो ये कूलम में, ये कूलम में, तो कूलम इंटू कूलम कितना हो गया, कूलम स्क्वायर हो गया। तो हम लोगों ने देखो स्मॉल के की यूनिट निकाल ली, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यही यूनिट के नॉट की भी होगी, क्यों, क्योंकि के और के नॉट कुछ डिफरेंस तो है नहीं ज्यादा। यहां पर हम लोग यूनिट डालेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन, आगे बात समझ। ठीक है, तो ये हमारी हो गई यूनिट। सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूं मैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया तुम लोग को, यहाँ पर कोई दिक्कत कि भाई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर हमारी क्या हो गई, यूनिट हो गई। किस चीज की यूनिट हो गई है, ये यूनिट हो गई हमारी के की। ठीक है, के इज कूलम्स कांस्टेंट। अगर हम लोग बात करेंगे वैक्यूम में, तो वैक्यूम में स्मॉल के की वैल्यू हो जाती है, उसको के नॉट बोल देते हैं, वो कितनी हो जाती है 9 × 10⁹, और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर उसकी यूनिट हो गई। ठीक है, थोड़ी सी जगह बना रहा हूँ और मैं तुम्हें एक और चीज बता रहा हूँ। ये मैंने जगह बना ली। भाई मैंने जगह बना ली, ठीक है।
अब जगह बना के मैं यहाँ पर क्या बताने वाला हूँ तुम लोग को, मैं कुछ नहीं, फॉर्मूले के अंदर इस वैल्यू को पुट कर रहा हूँ। हमने क्या सीखा अभी तक? हमने सीखा कि कूलम्स फोर्स जो होता है वो कितना होता है, k q1 q2 बाय आर स्क्वायर, ये बताया मैंने। और फिर मैंने बोल दिया कि स्मॉल k को अगर तुम चाहो तो k नॉट बाय कैपिटल के लिख सकते हो, जब भी तुम्हारा मन करे लिख सकते हो। तो अभी लिख देते, क्यों हम लोग दो दो फॉर्मूले याद रखें, एक ही याद रखते। तो हमारा हो गया k नॉट q1 q2 बाय कैपिटल के आर स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ, दिस इज द कूलम्स लॉ, हम जो याद रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें k नॉट की वैल्यू क्या है, k नॉट इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9। कब 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 यूज कर सकते हैं इसको, हमेशा हमेशा तुम इसको यूज कर सकते हो k नॉट की वैल्यू को 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और कैपिटल के जो है, अब ये जो चीज है ये डिपेंड करती है मीडियम पे, बाकी और कोई चीज मीडियम के ऊपर नहीं डिपेंड करती है। किसी बॉडी पे कितना चार्ज है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, वो तो हमारे पास है, हम उसको पानी में रख दे, चाहे तेल में रख दे, चाहे हवा में रख दे, चाहे वैक्यूम में रख दे, उसके ऊपर तो उतना ही चार्ज रहेगा। डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल ये भी डिपेंड नहीं करता मीडियम पे, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, हमारी मर्जी हम कितना भी डिस्टेंस पे रख सकते हैं, है ना। तो ये सब डिपेंड करता है, इनमें से सब एक ही चीज डिपेंड कर रही है अब मीडियम पे, वो है क्या, कैपिटल के। सो कैपिटल के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो कि मीडियम पे डिपेंड करती है। अब इसकी वैल्यू जो है वो मैं एक याद रखूंगा, बहुत ही टफ है, बहुत मुश्किल से याद होती है, k इक्वल टू 1 फॉर तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया भैया, हमारा फॉर्मूला ये सिंपल सा हो गया, ये वाला, ये फॉर्मूला है जो हम आगे लेके चलेंगे। F इज इक्वल टू k नॉट q1 q2 बाय कैपिटल के आर स्क्वायर, दिस इज द कूलम्ब स्क्वायर। प्रॉपर्टीज खत्म हो गई, प्रॉपर्टीज मैंने पूरी बताई, फिर उसके बाद मैंने फोर्स का मैग्नीट्यूड बता दिया, फोर्स का डायरेक्शन बता दिया, बस इतना ही है कूलम्ब्स लॉ। बाकी तो हम क्वेश्चन में देख लेंगे आगे क्या है। पर ये हमेशा फिजिक्स में यही होता है सर, बस पढ़ाते पढ़ाते जब सब समझ में आने लगता है तो अचानक से टीचर खड़े होकर बोल देते हैं पर एक और चीज पढ़ना है, ठीक है, और वो समझ में नहीं आती। बहुत सिंपल सी है देखो, और पढ़ने वाली चीज भी नहीं है, सही सच बताऊं तो। मतलब ऐसा है कि इस फॉर्म में लिख लिया, एक और फॉर्म में लिख लेते हैं इसी फॉर्मूले को, तो हम लोग एक और चीज बोल देंगे। ठीक है, वो फॉर्म क्या है, वो फॉर्म ये है कि ये जो के नॉट है ना, इसको एक और चीज बोला जाता है, 1 अपॉन, ये बोला जाता है, ऐसा कोई बोलते हैं क्या, कोई बोला जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है सर, 4 एक नंबर है, 1 एक नंबर है, पाई एक नंबर है, के नॉट कूलम्स कांस्टेंट है, तो एप्सिलॉन नॉट, ये इसको एप्सिलॉन एप्सिलॉन बोलते हैं, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट जो होता है ना, एप्सिलॉन नॉट का एक नया टाइप का कांस्टेंट है, मतलब के नॉट की जगह किसी किसी का मन करा, तो मैं थोड़ी कहानी बता दूंगा ना तो तुम समझ जाओगे कि ऐसा क्यों किया। बहुत कहानी है सिंपल सी भाई, कुछ कंट्रीज के पास ज्यादा पावर होती है, कुछ कंट्रीज के पास कम पावर होती है, ये पता ही है तुम लोग को। जैसे यूएस बहुत पावरफुल है, यूके बहुत पावरफुल है, इंडिया उतना पावरफुल नहीं है एज कम्पेयर टू यूके या यूएस, या अगर हम लोग बात करें दूसरी कंट्रीज की भी, इवन जैसे इटली, इटली उतना पावरफुल नहीं है, ग्रीस उतना पावरफुल नहीं है, तो कुछ कंट्रीज कम पावरफुल होती है, कुछ कंट्रीज ज्यादा पावरफुल होती है। तो किसी समझदार का दिमाग चला कि भाई कूलम कांस्टेंट मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्यों, मेरे शहर का नहीं है, मेरे दुनिया का नहीं है, मेरे कंट्री का नहीं है। तो किसी समझदार का दिमाग चला, कोई पावरफुल कंट्री का एक आदमी था, उसने बोला कि कूलम कांस्टेंट की जगह हम लोग इस चीज को यूज करते हैं, ये ज्यादा अच्छा लगेगा और ये ज्यादा काम का होगा। तो उसने बोला कि मैं नया कांस्टेंट दे रहा हूँ दुनिया में जिसका नाम है एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, के नॉट और एप्सिलॉन नॉट आपस में रिलेटेड है, बिल्कुल है। ठीक है, कि के नॉट की अगर वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 है, यहाँ डाल के देख लो, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4 पाई इंटू के नॉट नीचे आ गया तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 नीचे आ गया, तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू बनी गई ना, हाँ बन गई। तो उसने बोला उस समझदार ने कि भाई इसकी जगह ये यूज करना चाहिए, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और लोगों ने बोला हाँ ठीक है आप बोल रहे हो तो अच्छे बोल रहे होगे, लोगों ने यूज कर लिया। तो हम भी के नॉट की जगह ये भी कभी कभी डाल दिया करेंगे, क्योंकि दुनिया डाल देती है। तो हमारा फॉर्मूला देखो क्या हो गया, के नॉट की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय कैपिटल के आर स्क्वायर। देखो कोई बड़ी कहानी नहीं है, कोई नई चीज नहीं है, बस क्या करा, के नॉट की जगह कुछ डाल दिया। लेकिन फॉर्मूला याद करना थोड़ा सा बच्चों के लिए मुश्किल है, तुम ये याद रखो, तुमसे कौन कह रहा है, तुम ये याद रख लो, के नॉट Q1 Q2 बाय कैपिटल के आर स्क्वायर, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, के नॉट की जगह ये भी डाल देते हैं, धीरे धीरे याद हो जाएगा, बार बार लिखूंगा। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा कि ये याद नहीं हो पाया इससे क्वेश्चन नहीं बना, नहीं बनना होगा तो वैसे ही नहीं बनेगा। ठीक है ठीक है, चल
तो अब एप्सिलॉन नॉट की भी एक वैल्यू होगी ऑब्वियसली। तो यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है उसकी वैल्यू कितनी हो गई, देखो यहाँ पर, यहाँ से आ गई, कितनी वैल्यू आई, ये आई 1/36 पाई इंटू 10⁹। अब मेरी क्या कैलकुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो 1/36 पाई इंटू 10⁹ को अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो आंसर आएगा 8.85 इंटू 10⁻²। मेरी कैलकुलेशन बहुत फास्ट है, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻²। ठीक है। अब यहाँ पर देखो 4 ऑब्वियसली 4 होता है, पाई ऑब्वियसली पाई होता है, एप्सिलॉन नॉट वैल्यू फिक्स है 8.85 10⁻²। ठीक है। Q1 Q2 तुम्हें पता है चार्जेस हैं, R इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, कैपिटल K मतलब क्या है, कैपिटल K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। याद हो गया। इन भाई साहब का एक और दिमाग भी चला था, तो वो भी मैं बता ही दूं। इन्होंने बोला कैपिटल K की जगह आप ये भी यूज कर सकते हो, एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन R इसका मतलब क्या है, रिलेटिव एप्सिलॉन, रिलेटिव एप्सिलॉन। ठीक है। अच्छा, एप्सिलॉन को भी एक चीज बोली गई। अब देखो आगे की जो भी मैंने कहानी इसके फॉर्मूले के बाद सुनाई है, सुनते जाना भाई है, उससे घबराना मत। ठीक है, बस वहीं घबरा जाते हैं बच्चे, उससे घबराना मत। क्यों? क्योंकि आगे की कहानी सिर्फ ऐसी है कि इसको ये लिख देते हैं, इसको ये लिख देते हैं, इसको ये बोल देते हैं, उसको वो बोल देते हैं, और कुछ नहीं। तो एप्सिलॉन को बोलते हैं परमिटिविटी, एप्सिलॉन को बोलते हैं परमिटिविटी। के को बोलते हैं कूलम्स कांस्टेंट। ये तो ऑलरेडी डिस्कस है सर, फिर से क्यों लिख रहा हूं, मजा आ रहा है। ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं और के नॉट को क्या बोलते हैं, ये तुम बता दोगे। देखो के इज कूलम्स कांस्टेंट, तो के नॉट को मैंने क्या बोला, कूलम्स कांस्टेंट फॉर वैक्यूम। तो एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ, ठीक है। दिस इज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो समझो ये वाले फॉर्मूले के अंदर हर एक चीज का नाम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है। Q1 Q2 डिवाइडेड बाय कैपिटल K R स्क्वायर। कैपिटल K को तुम क्या लिख सकते हो, एप्सिलॉन R भी लिख सकते हो। एप्सिलॉन R का मतलब क्या है, रिलेटिव एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी, तो हम इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। पता तो नहीं दिमाग, नहीं पड़ेगा, बहुत बड़ा होता है दिमाग, बहुत ताकत होती है दिमाग में। तो ये फॉर्मूला है, फिर से सुनते हैं। K नॉट Q1 Q2 बाय R, कैपिटल K R स्क्वायर। K नॉट इज कूलम्स कांस्टेंट फॉर वैक्यूम, Q1 Q2 चार्जेस हो गए, कैपिटल K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया, R इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये याद रखना है, बस ये याद रखना है। ठीक है। K नॉट को कुछ लोग ऐसा भी लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन मतलब होता है परमिटिविटी, तो एप्सिलॉन नॉट मतलब हो जाएगा परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो वो डाल दिया इसमें और कुछ नहीं करा उसके बाद। ये बात समझ में? तो यहां तक अगर तुम्हें क्लैरिटी हो गई है, सब कुछ क्लैरिटी आ गई है, तो अब हम लोग एक काम करते हैं, हम आज के लिए यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने थ्योरी पढ़ ली, हमने कूलम्स लॉ की थ्योरी पढ़ ली है पूरी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का पूरे जो भी क्वेश्चंस है ना, वो क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं यहाँ पे, इन क्वेश्चंस को करके हमने जो भी फॉर्मूला सीखा है उसकी एप्लीकेशन भी आगे हम लोग सीखेंगे। आगे बात समझ में? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। मेरा नाम है खान, और आज के लिए टाटा।